नमस्कार। बांकीपुर पे उपचुनाव हो चुका है, मत पड़ चुके हैं, लेकिन जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है और जिस तरह से इस आंकड़े ने सबको चौंकाया है कि महज 35% के आसपास मत पड़े हैं और पहले से भी यानी 2025 की बात करें तो उस आंकड़े से भी तकरीबन 6 या 7% यहाँ पर कम मतदान हुआ है। और यही बारंबार बात निकल कर सामने आती है कि आखिर बांकीपुर में इतना कम मतदान क्यों होता है या सिलसिलेवार तरीके से क्यों हो रहा है, और क्या जागरूकता अभियान सरकारों को नहीं चलाना चाहिए, क्या मतदाताओं को जो है आकर्षित नहीं करना चाहिए चुनाव के लिए, क्या उनको नहीं जो है उनके अंदर उत्साह भरा जाना चाहिए, तमाम तरह के सवाल है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बांकीपुर सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा थी, क्योंकि यहां पर एक बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर के रूप में सामने आया। चूंकि 2000 अगर हम 25 की बात करें तो आखिर में जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ और सब ये मानकर चल रहे थे कि जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जरूर चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन वो चुनाव में नहीं उतरे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके तमाम जो प्रत्याशी थे लगभग सीटों पर चुनाव में लड़े, लेकिन एक भी सीट जनसुराज पार्टी के हक में नहीं आ पाई। अब ऐसे में जिस तरह से बांकीपुर सीट के ऊपर चुनाव होता है, क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद राज्यसभा उनको भेज दिया जाता है और बांकीपुर सीट जो है वो खाली हो जाती है। फिर यहाँ पर चुनाव का ऐलान होता है और गौर करने वाली बात ये रही कि यहाँ पर जिस तरह से प्रशांत किशोर का नाम सामने आया, क्योंकि जिस तरह से हम अगर बांकीपुर सीट का जिक्र करें तो 30 से 40 साल से लगभग यानी 30-40 साल से ये सीट जो है वो बीजेपी के साथ में रही है, बीजेपी के पास रही है। नितिन नवीन लगातार 2006 से इस सीट के ऊपर चुनाव जीत रहे थे। उससे पहले उनके पिता 1995 से चुनाव जीत रहे थे। तो ये 30-40 साल का जो पूरा पीरियड है ये बीजेपी के नाम रहा, यानी यहाँ से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। तो ऐसे में बांकीपुर को लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, मजबूत गढ़ है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने चुना कि वो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे, यानी चुनाव में उतरेंगे। चुनाव में उतरे भी, माहौल भी बना, लेकिन ऐसा भी लगा कि उनके आने से जो मत प्रतिशत है बांकीपुर का वो पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसका उलट यहाँ पर होता हुआ नजर आया, क्योंकि महज 35% के आसपास वोटिंग हुई। जबकि अगर दतिया की बात करें जो मध्य प्रदेश में जिस सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ है वहां पर 72% के आसपास मत पड़े, लेकिन बिहार की बांकीपुर सीट के ऊपर महज 35% के आसपास वोट पड़ा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि इतना कम जो है वोट पड़ता हुआ दिखाई पड़ा बांकीपुर पे। इससे पहले 2025 की बात करें तो लगभग 41% के आसपास वोटिंग हुई। 2020 की बात करें तो 36% वोट पड़ा। 2015 की बात करें तब भी लगभग 40% के आसपास ही या उससे कम के आसपास यहाँ पे मतदान हुआ। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि 15-20 साल से सीट के ऊपर कम जो है मतदान होता हुआ दिखाई पड़ा। वैसे में जब प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार, जिनको राजनीति का बड़ा चाणक्य भी माना जाता है, तमाम पार्टियों के लिए उन्होंने प्लानिंग की है चुनाव जिताने के लिए, ऐसे में उनका चुनाव में उतरना हर कोई ये मानकर चल रहा था कि उन्होंने तमाम तथ्यों को देख परख कर जो है ये फैसला किया होगा। क्योंकि एक वर्ग ये भी मान रहा था कि अब तक 3-4 इलेक्शन को देखें तो लगातार 40% के आसपास मतदान हुआ है बांकीपुर में। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर चुनाव में उतरते हैं और 10 से 15% का वोट प्रतिशत अगर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर उनको फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो उलट हुआ कि जो पहले के मुकाबले भी यहाँ पर 5-7% वोट जो है वो कम पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर बन के आते हैं कि आखिर जब ये चुनाव में अगर मत प्रतिशत कम हुआ है तो इसका किसको फायदा मिलेगा। अपने आप में बड़ी बात, अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने भी आनंद फानंद में जिस तरह से अभिषेक बंटी की जगह पर, क्योंकि पहले उनको टिकट दिया गया, उनको मना किया गया, फिर नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया, वो चुनाव में उतरे। उसके बाद अभिषेक बंटी के पिता नाराज हो गए कि भाई मेरे बेटे के साथ में आखिर आपने ऐसा क्यों किया। यानी बीजेपी के अंदर खाने में कह सकते हैं कि अंतर्द्वंद होता हुआ दिखाई पड़ा और आपस में मतभेद उभर के सामने आए और नीरज सिन्हा को लेकर उतरा गया चुनाव मैदान में। लेकिन नीरज सिन्हा को लेकर यह कहा गया कि वो कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बहुत बेहतर ढंग से बात को नहीं रख पाते, तमाम तरह की बातें उनको लेकर कही गई। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुका है, उनके समर्थन में पवन सिंह से लेकर नितिन नवीन और भी तमाम बड़े नेता प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में
बीजेपी की जो सबसे मजबूत और सेफ सीट है, अगर वहाँ पर भी इस दफ़ा बीजेपी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो क्या इसकी वजह प्रशांत किशोर है? क्योंकि आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि चुनाव जो है, वो इस समय कांटे की टक्कर का रहा। यानी दोनों के बीच में अगर हम 2 प्रत्याशियों की यहाँ पर बात करें कि प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा की बात यहाँ पर करें, तो दोनों के बीच में यहाँ पर कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है या पड़ रहा है, क्योंकि 3 अगस्त को यहाँ पर जो है मत खुलेंगे, यानी पेटियाँ खुलेंगी और वोटों की गिनती होगी। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर बांकीपुर पे किसको जीत मिली। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल क्या बन जाता है कि जिस तरह से जो आरजेडी की तरफ से यहाँ पर रेखा गुप्ता को चुनाव में उतारा गया, हालांकि इससे पहले 25 में भी चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए वैसा माहौल बांकीपुर में नहीं बना और तेजस्वी यादव जो इस समय आरजेडी के सबसे बड़े लीडर हैं, उनका प्रचार प्रसार भी बिल्कुल अंतिम दौर में जाकर दिखाई पड़ा। तो ऐसे में सवाल कई तरह के उठे कि क्या आरजेडी भी कोई बहुत सीरियस नहीं थी, क्योंकि अगर हम उससे पहले हम देखें तो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जेजेडी की तरफ से प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने आखिर तक अपने पत्ते नहीं खोले, तो क्या उनका समर्थन भी प्रशांत किशोर को गया। और ये भी कहा गया कि जिस तरह रेखा गुप्ता के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो कहीं इसका फायदा प्रशांत किशोर को तो नहीं हो जाए। और क्या यहाँ पर नीरज सिन्हा बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज करने में क्या सफल नहीं हो पाएंगे? इस तरह की भी तमाम सारी बातें यहाँ पर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। चूंकि शुरू में हमने आपको बताया कि बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे स्ट्रांग सीट है, सबसे मजबूत सीट है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरह प्रत्याशी को चेंज किया था, उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने ये बात कही थी कि बीजेपी तय ही नहीं कर पा रही है कि आखिर किसको प्रत्याशी बनाना है, क्योंकि जिनको प्रत्याशी बनाया गया और नामांकन जिस तरह से दिखाई पड़ा, उसके बाद में उनको नामांकन के लिए बोला गया कि भाई आप वापस ले लीजिए, और यहाँ पर नीरज सिन्हा का नाम सामने आ जाता है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के पास प्रत्याशी या तो है नहीं, या फिर उनसे मुकाबला करने को वो डर रहे हैं। इस तरह की बात है प्रशांत किशोर यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़े। वैसे में तेजस्वी यादव की जो प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता, उनके समर्थन में किस तरह का मतदान रहा होगा, ये अपने में गौर करने वाली बात है। इसके अलावा भी हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से बड़ा मजबूत तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, तो उस चुनाव प्रचार का कितना फायदा नीरज सिन्हा को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर तमाम तरह के अगर मगर हैं, तमाम तरह की अटकलबाजियां हैं, तमाम तरह के कयासबाजियां हैं, लेकिन अंतिम मोहर जो है वो 3 अगस्त को लगती हुई दिखाई पड़ेगी, जब जो है मत पेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, और वहां से कौन जीतता है कौन हारता है, इसकी जो है पुख्ता कह सकते हैं मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो प्रशांत किशोर को लेकर ये बात ज़रूर कही जा रही है कि उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला भी किया तो उस सीट से किया जो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट थी। अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो एक मैसेज जरूर चला जाएगा कि अब यहाँ से बीजेपी के खिलाफ एक हिम्मत कहीं ना कहीं लड़ने की आ जाएगी, और जन स्वराज जिनको लगभग सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी, उनको भी एक कहीं ना कहीं उत्साह का संचार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए चुनाव जीतना अति महत्वपूर्ण है। वहीं बीजेपी के लिए अपना किला बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर नीरज सिन्हा को जीत नहीं मिलती है तो यही कहा जाएगा कि सरकार में जिस तरह से मुख्यमंत्री चेंज हुए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं बना, और यही वजह रही कि प्रशांत किशोर यहाँ पर बाजी मार गए। इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में जो अंतिम फैसला है वो 3 अगस्त को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन मिला जुला कर फिर सवाल यही रहेगा कि आखिर जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, आखिर वहां पर इतना कम चुनाव क्यों हो रहा है, और तमाम तरह से नेताओं को जो है उत्साहित करना चाहिए लोगों को, ताकि मत प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, जो मत परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ जाए और लोग अपने मतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर आखिर में हम आपके सामने सवाल छोड़ जाते हैं कि यहाँ जो 3 बड़े चेहरे हैं, अगर हम प्रशांत किशोर का जिक्र करें, एक वो जनसुराज से आते हैं, वहीं नीरज सिन्हा जो बीजेपी से हैं, इसके अलावा तीसरा अगर बड़े चेहरे की बात करें तो रेखा गुप्ता जो आरजेडी से हैं। इन तीनों के बीच में मुकाबला बड़ा टफ है। इनके अलावा भी प्रत्याशी हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में एक करारी और बड़ी मजबूत फाइट दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर यहां पर जीत का जो
पताका है वो लहराते हुए दिखाई पड़ेंगे, या फिर इस बार एक बार फिर बीजेपी के दामन में जीत चली जाएगी। नीरज सिंह यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा तीसरी जो मजबूत प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी रेखा गुप्ता, उनके पक्ष में एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तमाम सारे सवाल हैं जो निकल कर सामने आते हैं, लेकिन आपका सुझाव जरूर आना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए कि इस सीट के ऊपर 3 अगस्त को जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा। कमेंट जरूर करिए और लगातार अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए, लगातार अपनी टिप्पणियां हम तक पहुंचाते रहिए और अपने सुझाव जरूर हम तक दीजिए ताकि हम प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहें, लगातार हमारा उत्साह बढ़ाते रहें और प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। आपसे फिर किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।